ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग है या फव्वारा, इसको लेकर आज मुस्लिम फरीक के वकील और हिंदू फरीक के वकील में जबरदस्त जिरा हुई। सर्वे रिपोर्ट और वीडियोग्राफी के मामले पर अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट और वीडियोग्राफी दोनों फरीक को 30 मई को सौंप दी जाएगी। हालांकि मुस्लिम फरीक ने इसकी मुखालफत की और कहा कि सर्वे रिपोर्ट और वीडियोग्राफी सरेआम करना बेहतर नहीं होगा और इसकी वजह से आम लोगों तक रिपोर्ट पहुंचने का खदशा है। मुस्लिम फरीक के वकील ने कहा कि इससे पहले भी वीडियो लीक की जा चुकी है, जबकि हिंदू फरीक ने अदालत के इस फैसले का खैर मकदम किया। और मुल्क में मजहबी मकामात पर तनाज़े की वजह से मुसलमानों में तशवीश बढ़ रही है, यह कहना है साबिक रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब का। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अब आइन को बचाने की जरूरत है। ऐसा फार्मूला बनाया जाएगा जिससे शरपसंदों के खिलाफ आवाज उठेगी और इसके लिए सभी मजाहिब के लोगों को शामिल किया जाएगा और उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। ताजमहल और ये कुतुब मीनार, इसका तो कोई खतरा नहीं है। यहाँ से आमदनी होती है, आप समझ लें, ये करोड़ों रुपया कमाते हैं। मस्जिदों का नाम इसलिए ले रहे हैं कि पोलराइजेशन हो। अभी तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो इनसे लड़ सके। जो हमारा सेकुलर हिंदू है उसको भी देशद्रोही बता दिया है। हमारे जो क़यादत है वो जमातों के पास है। पिछले मोदी के आने के बाद जमातों ने आज तक एक भी प्रोग्राम नहीं किया, एक बार भी प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर या कहीं जाने की हिम्मत नहीं करी। इस बेचैनी के बाद ये जो हजरात खड़े हुए पूरे हिंदुस्तान से कि भाई हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे और सेकुलर हिंदुओं जिनको हमारी ज़रूरत है हम उनकी सपोर्ट करेंगे और हमें जिनकी ज़रूरत है वो हमें सपोर्ट करें, फिर ये तमाशा बंद होगा। नहीं तो ये बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि हुकूमत इसकी सरपरस्ती करती है, इसमें कहने में कोई दो शुबे नहीं। दरअसल ये इश्यूज़ वो हैं जो बहुत पहले से उठाए जाते रहे हैं, उनकी प्लानिंग का हिस्सा हैं। फ़िरका परस्त ताकतें ये चाहती हैं कि हम इन इश्यूज़ में उलझ कर रह जाएं। कल तक कुछ और इश्यूज़ थे, उनको हल करने के बाद अब कुछ नए इश्यूज़ और लाए गए हैं ताकि हम अपने असल मुद्दों से भटक जाएं, सरकार भी अपने असल मुद्दों तक लोगों से भटका सके और यही मजहबी बुनियादों पर मुल्क को बांटने और राज करने का काम किया जा सके। हम इससे अवाम को बिल्कुल दूर ले जाएंगे। आप सोच सकते हैं, दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे दरगाह पर अगर इस तरीके की बातें और लांछन लगने लगेंगे तो फिर इस मुल्क में बच क्या जाएगा। ताजमहल जैसी इमारत को मजहबी नज़रों से देखा जाएगा तो फिर मैं नहीं समझता कि फिर नेहरू और गांधी का ये देश बच सकेगा। अब इस चीज़ को हमको बाकी रखने के लिए और देश में हम आहंगी को बनाए रखने के लिए मुल्क के उन दानिश्वरों को आगे आना होगा जो अब तक किसी मजबूरी की वजह से खामोश हैं। अगर नहीं आए आगे तो फिर इस देश को ये फ़िरकावारियत कहाँ लेकर के जाएगी इसका हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। इसलिए हम इसको बिल्कुल अलग मुहिम पर लेकर के जाएंगे और अपनी कौम को ये समझाएंगे कि अब हमको इन इश्यूज़ में उलझने की ज़रूरत नहीं है। ये इश्यूज हमको सिर्फ उलझाने के लिए इकट्ठा किए जा रहे हैं और खड़े किए जा रहे हैं, इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। एक बार फैसला हो चुका 1947 में जो इबादत गाह जिस पोजीशन में थी बाबरी मस्जिद को छोड़कर, अब उसके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन तमाम की छेड़छाड़ गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है, गैर दस्तूरी है। और अब मुल्क में फरका परस्ती का जहर घोलने वालों के मंसूबों को आवाम नाकाम बना रहे हैं। लोग अब मुतनाज़ा बयानात और इश्तियाल अंगेज़ी तकारीर करने वालों को अहमियत नहीं दे रहे हैं। यह कहना है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद से रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील का। इम्तियाज जलील ने मुमरा में कहा कि अब अवाम फरका परस्तों के झांसे में नहीं आ रहे हैं। आए दिन जिस तरह के जो हरकतें हो रही है उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि कुछ ताकतें हैं जो इस मुल्क के अंदर जो एक भाईचारगी की पहचान थी इस मुल्क की, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मज़हबों को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये सब इंशाअल्लाह हमारा तो यही कहना है कि हमको बहुत ही सब्र के साथ, बहुत ही सोच समझ कर हमारे को आगे के फैसले करना है।
दूसरी कौम की आवाम है वो भी अच्छी तरह से जानती है कि उनका ये जो आंदोलन शुरू किया गया है या जिस तरह की तकरीरें, जिस तरह की भाषणबाजी हो रही है, उसके पीछे उनकी मंशा और उनका मकसद क्या है करके। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, कोई भी हो, हर इंसान को ये बात समझ में आ गई है कि अब हम इतनी आसानी से तुम्हारी इन साजिशों का शिकार नहीं होंगे। अगर यही चीज़ अगर आज से 15 साल 20 साल पहले हुई होती तो आज कई शहरों का माहौल ख़राब हो गया होता। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आयद शरायत को खत्म कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान को मशरूत शरायत पर जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान को मेडिकल कंडीशन की बुनियाद पर जमानत दी है। हालांकि ज्यादातर मामलों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की दरख्वास्त नोटिस जारी करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की मेडिकल कंडीशन वाली जमानत पर रोक लगा दी है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आज़मीन हज की जानिब से अदा की जाने वाली कीमतों की फहरिस्त जारी कर दी है। मुल्क भर के 10 एम्बार्केशन पॉइंट से अलग अलग कीमत अदा की जानी है। आज़मीन को 3 किस्तों में सफर हज की कीमत को अदा करना होगा। अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, गुवाहाटी, श्रीनगर एम्बार्केशन पॉइंट से अलग अलग कीमत मुख्तस की गई है। अहमदाबाद, बेंगलुरु वगैरह से 3,80,000 के आसपास कीमत की अदायगी होगी, जबकि कोलकाता, गुवाहाटी, श्रीनगर से 4 लाख के ऊपर कीमत की अदायगी होगी। और राजस्थान स्टेट हज कमेटी की जानिब से सफर हज 2022 पर जाने वाले आज़मीन के लिए सर्कुलर जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि जिन आज़मीन हज का नंबर आ चुका है वो 31 मई से कबल सफर हज की तीसरी किस्त जमा करा दें। आज़मीन को 3 अलग अलग किस्तों में लगभग 3,88,800 रुपए जमा कराने होंगे। इस मरतबा राजस्थान से सफर हज पर जाने वालों के खर्चात 4 लाख से ज्यादा होंगे। आज़मीन को 16,747 रुपए अलग से कुर्बानी के लिए भी जमा कराने होंगे। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि राजस्थान से जितने भी हाजियों ने आवेदन किया था, राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसके एक भी हाजी को इस बार हज पर जाने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसा देश का पहला प्रदेश है जिसमें 100% जिन लोगों ने आवेदन किया है वो लोग इंशाल्लाह हज पर जा पाएंगे। मैं आप सब लोगों को ये भी इत्तला देना चाहता हूँ कि कल शाम तक हमारे पास आगामी फ्लाइट शेड्यूल के आने की संभावना है। साथ ही जो जिलों में हमारे ट्रेनिंग कैंप लगने हैं वो हमने इसलिए अभी रोक रखे हैं कि हमारे पास वैक्सीन आने में थोड़ा वक्त है, क्योंकि ये वैक्सीन जो है सेंट्रल हज कमेटी उपलब्ध कराती है, मुहैया कराती है। करनाल से वो हमें मिलने वाला है, तो परसों तक वैक्सीन की भी पोजीशन क्लियर हो जाएगी। हज 2022 के लिए मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी ने वेटिंग लिस्ट के 379 आज़मीन हज का इंतखाब किया है। हज 2022 के लिए मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी को 1780 आज़मीन का कोटा अलॉट किया गया था, जिसमें से महरम के बगैर सफर हज पर जाने वाले 16 खवातीन को रिजर्व कैटेगरी में अलहदा करने के बाद 1664 आज़मीन हज के लिए पूरा किया गया था। मगर सभी आज़मीन हज के जरिए सफर हज की रकम और पासपोर्ट जमा नहीं किए जाने के सबब वेटिंग लिस्ट के 379 आज़मीन हज को मौका दिया गया है। हज कमेटी के जरिए वेटिंग लिस्ट के आज़मीन हज को 30 मई तक सफर हज की रकम जमा करने का सर्कुलर जारी किया गया है, जबकि पहली लिस्ट के आज़मीन हज को दूसरी किस्त 31 मई तक जमा करने की हिदायत दी गई है। बेटिंग वालों के लिए समस्त हाजियों से हमारी गुजारिश है कि 30 मई तक अपना जो बेटिंग है आपकी वो 2,10,000 रुपये जमा कर दीजिए, और जो आपके जो जाने वाले हाजी हैं उनकी बाकी की जो शेष राशि है वो शेष राशि 1,75,185 वो 31 मई तक अनिवार्य रूप से जमा कर दें। इसके अलावा हम लोगों ने 3 जिलों की प्रशिक्षण कैंप रखा है, ट्रेनिंग कैंप है,
जिसमें सागर, रायसेन, सीहोर और भोपाल के लगभग 350 हाजी साहिबान हमारे यहाँ आएंगे। तो उनसे हमने आह्वान किया है, गुजारिश की है कि आप लोग कंपलसरी जो है अपना पासपोर्ट अपनी वैक्सीन से लिंक करें, ताकि आपको हज करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। गुज़श्ता कुछ महीनों की खामोशी के बाद एक मरतबा फिर कर्नाटक में हिजाब पर तनाज़ा शुरू हो गया है। इससे पहले यह तनाज़ा उडुपी जिले में सामने आया था। अब मंगलुरु हंगामा आराई का नया मरकज बन गया है। हिंदू तालिबात ने भी मंगलुरु यूनिवर्सिटी में मुस्लिम तालिबात के हिजाब पहनकर क्लास में जाने के खिलाफ एहतजाज में जाफरानी शॉल और जाफरानी साफा पहनकर क्लास में शिरकत का ऐलान किया। कर्नाटक के मंगलुरु में यूनिवर्सिटी कॉलेज के मुस्लिम तालिबात के ग्रुप ने क्लासरूम्स में हिजाब पहनने की इजाजत देने के लिए डिप्टी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम दिया है। हमारा कॉलेज 12th मई को सेकेंड सेम शुरू होने वाला था, लेकिन उस दिन हमें क्लासेस स्टार्ट नहीं हुए, ऑनलाइन क्लासेस लेने लगे और हम उसे कुछ ना सोचे तो हम ऑनलाइन क्लास अटेंड भी किए थे। और फिर हमें मैसेज आता है कि 17 को हमें फ़िज़िकल क्लास स्टार्ट होने वाले हैं और हम अटेंड करने वाले हैं। तो उसी दिन हमें एक अनऑफिशियल नोट आता है इस तरह का। हम डीसी के पास आते हैं, डीसी हम उसी दिन हमें डीसी नहीं मिलते, अगले दिन द नेक्स्ट डे हम वीसी के पास जाते हैं, वीसी हमें ऑफिस में नहीं मिलते। ठीक उसी दिन बाद हम डीसी से मिली, डीसी का कुछ रिप्लाई का हम इंतज़ार करते रहे और कुछ दिन हम क्लास के बाहर होकर क्लास सुनते थे, लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते थे। ऐसे ही कुछ इस तरह जाता था। फिर एक एबीवी का क्या खेल है ये। प्रोफेशनल और आला तालीम हासिल करने की राह में आज कुछ भी रुकावट नहीं है। बावजूद इसके अक़लियती समाज के बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बेहद अफसोस का मकाम है। ये कहना है रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की चेयरमैन अवैस अंबर का। अवैस अंबर के मुताबिक उनका ट्रस्ट तकनीकी और प्रोफेशनल कोर्सेस में तलबा का मुफ्त दाखिला करा रही है। दूसरी तरफ अक़लियती तलबा को अक़लियती उमूर की वजारत की जानिब से मोमा नाम से स्कॉलरशिप दी जा रही है। बिहार में भी हुकूमत ओबीसी के तलबा को स्कॉलरशिप दे रही है। इतनी ही सहूलतों के बाद भी अगर कोई बच्चा तकनीकी व आला तालीम हासिल करने से महरूम है तो इस पर समाज को गौर करना चाहिए। अवैस अंबर के मुताबिक हमारे पास मुख्तलिफ कोर्सेस में 11,000 सीटें हैं और हम अक़लियती तलबा को तालीमी मौक़े फराहम करना चाहते हैं। अवैस अंबर का कहना है कि जब तक अक़लियती समाज तालीम हासिल नहीं करेगा, मुल्क की तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता है। हम लोग को सबसे पहले ये समझना होगा कि जो हमारे हक का पैसा है और हम उसको निकाल नहीं पा रहे हैं, वो सिर्फ एक रास्ता है कि हम उसका गेट पास लेकर के हम अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के अप्लाई करना सीखें। हज़ारों रास्ते हैं हमारे पास शिक्षा के, जिसमें एक अगर कोई दो जाति को हम इसमें ऐड करना चाहते हैं, मुसलमान दो तरीक़े से फ़ायदे में आ सकते हैं। एक ओबीसी कैटेगरी में भी मुसलमान आते हैं और मुसलमान माइनॉरिटीज़ में भी आते हैं। माइनॉरिटीज़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है मोमा स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो वेबसाइट पे जा कर के आप उसकी डिटेल लें, मैंने उसके बारे में पूरे अपने वेबसाइट से भी लिंक किया है उस चीज़ को, कि कोई भी छात्र अगर मोमा स्कॉलरशिप अप्लाई करता है तो मैं पा रहा हूँ कुछ 5 सालों में, आप यकीन नहीं करेंगे कि जो बच्चे ने अप्लाई किया और उसको फॉलो किया, उनमें 88% बच्चों की स्कॉलरशिप रुकी नहीं है। मैंने जो इनरोलमेंट्स दी हैं, अब कोई बच्चा एडमिशन लेने के बाद उस प्रोसेस को कंप्लीट टाइम पे नहीं करता है, ये उसकी जिम्मेदारी। हर जगह हम सरकार को दोषी नहीं मान सकते। सरकार का जो कदम है दो तरीके का। अब आप देखिए, बिहार सरकार की हम बात करते हैं। आप बिहार सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वेबसाइट गूगल में लिखिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। आप जैसे ही ऑन करेंगे, नीतीश कुमार जी ने एलानिया तौर से ये कहा है उसमें कि माई पोर्टल इज़ रेडी टू पे। आप देखिए उसमें कितना बड़ा लाइन है, स्कॉलरशिप पोर्टल इज़ रेडी टू पे। इतना वर्ड भी इस बात को साबित करता है कि सरकार देने के मूड में है, आप लेने के मूड में है कि नहीं। तो मुस्लिम बच्चों के लिए, वो मुस्लिम के लिए उसमें कहाँ बोल रहे हो कि मुसलमान इसमें अप्लाई नहीं करें। ओबीसी वाला स्कॉलरशिप
स्टेट में अप्लाई करे और सेंट्रल में अप्लाई करे। आपके पास 2 प्रोग्राम है, हम लोग यही नहीं समझा पा रहे हैं उसको। एक स्कॉलरशिप का वो हकदार है, लेकिन प्रोग्राम उसके पास 2 रास्ते हैं। कई ऐसी बिरादरी हैं जिनके पास सिर्फ एक रास्ता है, उनके पास 2 रास्ते नहीं है। आपकी पास 2 रास्ते हैं, एक माइनॉरिटी स्कॉलरशिप और दूसरी ओबीसी स्कॉलरशिप। अगर आपका स्टेट से स्कॉलरशिप आ जाता है तो माइनॉरिटी आपको नहीं मिलेगी, मोमा नहीं मिलेगी। और अगर माइनॉरिटी स्कॉलरशिप आ जाती है मोमा के द्वारा तो स्टेट में आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक छात्र किसी एक स्कॉलरशिप को ही ले सकता है, ये कानून है। 50% अगर आपके पास मार्क्स है तो कोई दुनिया की ताकत किसी छात्र को हायर एजुकेशन में, स्टेट एजुकेशन में लाने से रोक नहीं सकती। अब बच्चा अगर किसी एंट्रेंस एग्जाम की तरफ जा रहा है, इज दिस इज चॉइस, उसका चॉइस है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग उसको कह रहे हैं कि कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा किसी भी पैरामेडिकल में, कोई टेक्निकल कोर्स के लिए, इंजीनियरिंग के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, मैनेजमेंट के लिए कोई एग्जाम नहीं होगा। आप सिर्फ एक बार आओ तो सही, मैं कानून के कई रास्ते आपको बताता हूँ। 14 साल से मैं एक प्लेटफॉर्म पे हूँ, अगर मैंने 14 साल इस पर रिसर्च किया है तो कितनी पीएचडी होगी इसमें। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक्सपर्ट की राय ना लेकर के आप अगर कहीं गुमराह हैं तो एक बार आके देखिए। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि आप एडमिशन ही ले लीजिए, एक बार आइए। और मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पंचायत इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पंचायत इंतखाबात को 3 मरहलों में मुनक्किद कराने का फैसला किया है। पहले मरहले का इंतखाब 25 जून को, दूसरे मरहले का इंतखाब 1 जुलाई को और तीसरे मरहले का इंतखाब 8 जुलाई को होगा। पहले मरहले के लिए वोटों की गिनती 28 जून को, दूसरे मरहले के वोटों की गिनती 4 जुलाई को और तीसरे मरहले के वोटों की गिनती 11 जुलाई को होगी। पंच, सरपंच और जनपद पंचायत अराकीन के नतायज का ऐलान 14 जुलाई को होगा, जबकि जिला पंचायत सदस्या के नतायज का ऐलान 15 जुलाई को किया जाएगा। से सतह पंचायत इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने का अमल 30 मई से शुरू होगा। से सतही पंचायत इंतखाबात में 3,93,78,502 वोटर्स अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से 30,928 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। तो खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। नजर डालते हैं क्रिप्टो की समझ पर। इजाजत दें, आदाब। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो एंड वेलकम। क्रिप्टो के समझ के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रंजना रावत। आइए आपको बताते हैं क्रिप्टो जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। टैग ह्यूवर ने लागू किया क्रिप्टो पेमेंट ऑप्शन। टैग ह्यूवर ने ऐलान किया कि उसने अपने उन कस्टमर के लिए क्रिप्टो पेमेंट का ऑप्शन चालू कर दिया है जो इसमें भुगतान करना चाहते हैं। यह कंपनी का एक ऐसी पावर हाउस है जो रिस्ट वॉच और दूसरे फैशन ऑर्नामेंट्स क्रिएट्स, डिजाइन और सेल करता है। इसने पिछले हफ्ते अनाउंस किया कि ट्रेडर्स उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 5 टॉप डिजिटल एसेट्स और 5 स्टेबल कॉइन्स में पे कर सकते हैं। टैग ह्यूवर ने बताया कि उसने बिटपे के साथ एक समझौता किया है जो सभी क्रिप्टो रिलेटेड ट्रांजैक्शन के लिए कंपनी का फैसिलिटेटर होगा। वॉच मेकिंग कंपनी ने यह भी कहा कि यह वेब3 सेक्टर में ग्रैंड एंट्रेंस का संकेत भी देता है और फर्म ने यह भी कहा कि वो फिलहाल अपने यूजर को फुल क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजीज का लाभ उठाने के बेहतर तरीके तलाश कर रही है। कंपनी का एनएफटी सेक्टर में जाने का भी प्लान है और फर्म को लगता है कि वेब3 में आना उनके लिए एक बढ़िया कदम साबित होगा। टैग ह्यूवर ने यह भी कहा कि उनके यूजर्स डिजिटल एसेट्स के जरिए जितना चाहे खर्च कर सकते हैं। हालांकि वे चाहते हैं कि पर ट्रांजैक्शन $10,000 से ज्यादा डिजिटल एसेट्स में खर्च किया जाए। ओपनसी लॉन्च करेगा सीपोर्ट मार्केट प्लेस प्रोटोकॉल नॉन फंजिबल टोकन मार्केटप्लेस ओपनसी ने एनएफटी को सेफली और एफिशिएंटली खरीदने और बेचने के लिए एक वेब3 मार्केटप्लेस प्रोटोकॉल लॉन्च करने की घोषणा की है। ओपनसी ने कहा कि मार्केटप्लेस प्रोटोकॉल सीपोर्ट यूजर्स को एथर यानी कि ETH जैसे पेमेंट टोकन्स के अलावा दूसरे एसेट्स के बदले एनएफटी खरीदने का विकल्प देगा। इसके अलावा सीपोर्ट यूजर्स ये भी बता सकते हैं कि वे ऑफर करते समय कौन से क्राइटेरिया चाहते हैं, जैसे एनएफटी आर्ट वर्क या पीसेस
पार्ट ऑफ कलेक्शन जब तक कि राशि ओरिजिनल ऑफर से अधिक ना हो प्लेटफॉर्म टिपिंग का सपोर्ट करेगा। ओपन सी पोर्ट प्रोटोकॉल को कंट्रोल या ऑपरेट नहीं करता है, वो सिर्फ इस शेयर प्रोटोकॉल के टॉप यूजर में से एक है। एथेरियम को फाउंडर वितालिक बुटेरिन अब अरबपति नहीं। एथेरियम के को फाउंडर वितालिक बुटेरिन ने पिछले दिनों ट्वीट किया कि वो अरबपति नहीं रहे। 2014 में ब्लॉकचेन नेटवर्क की स्थापना करने वाले बुटेरिन ने नवंबर 2021 में लगभग 4,800 के डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद से अपने एथर टोकन को 59% तक गिरते देखा है। उनकी होल्डिंग्स 1.5 डॉलर बिलियन थी और एक ट्वीट में बुटेरिन ने कहा कि कई बार आप खुद के भरोसे पर ही खरे नहीं उतरते और ऐसे में यह स्वीकार करना जरूरी है कि आपने जरूर कुछ गलत किया। हालांकि उन्होंने ट्रोलर्स को यह भी बताया कि वे मानते हैं कि इथेरियम कोई गलती थी। तो क्रिप्टो के समझ के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो से जुड़ी कुछ और खबरों और जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीक फिर आपसे होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर, बाय। ZPay एंड News 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।